वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। कुल आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे जो अब तक के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और 2021 में भी यहीं से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में कैसे लाने हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अगर सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो ये आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पर कि पित्तरस क्या है, यह कहाँ से स्रावित होता है। तो आपने जैव प्रक्रम में पढ़ा था मानव पाचन तंत्र, तो वहाँ पे आपने यकृत पढ़ा था। तो पित्तरस क्या है और यह कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है और पित्तरस एक पाचक रस है और पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है क्या, एक पाचक रस है। तो आंसर को कुछ इस प्रकार से आप अपनी बोर्ड कॉपी में लिखेंगे जाकर के कि पित्तरस एक पाचक रस है और पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो आपने पादप पढ़ा था, पौधों में शोषण। ठीक है, शोषण पोषण जब पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे आपको ये मिला होगा। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र पादपों की पत्ती पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र पादप की पत्ती पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, तो आंसर इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही रख देंगे कि रंध्र पादपों की पत्ती पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए कॉपी पर इनके आंसर क्वेश्चन के साथ में ज़रूर नोट कर लें और वीडियो अगर स्पीड में हो तो उसको पास कर लिया करें। पास करके इसके आंसर को सुने और सुन करके लिख लें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। अवशोषण बताना है और स्वांगीकरण, दोनों में अंतर क्या है। तो आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं को विसरित होकर रुधिर में पहुंचाने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जो क्या है, आहार नाल में पचित भोजन, जो पचा हुआ भोजन है के अणुओं को के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। और ये क्रिया होती कहाँ पर है, हमारी छोटी आंत में संपन्न होती है। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के रूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर से एक बार लें इसको। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं को विसरित होकर रुधिर में पहुंचाने की क्रिया अवशोषण कहते हैं। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं के जीव द्रव्य तक पहुंचने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के रूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका है, तो लिखोगे भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। लार में एक टायलिन नामक एंजाइम होता है, जो एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। और लार में भोजन को जो लार है वो भोजन को चिकना बनाता है, जिससे भोजन ग्रास नली में आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसको घुमा कर के भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लिख देंगे कि लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके उपयोग आपको पता होगा। जो टायलिन होता है वो मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है और भोजन को चिकना कर देता है, और जिससे
ग्रास नली द्वारा भोजन आमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकता है कि हमारे पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, आपने पढ़ा था कि जठर ग्रंथियों से जो रस स्रावित होते हैं उसमें अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को में सहायक होता है या भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है और भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं। सुपोषण, ठीक है, पोषण दो प्रकार के बताए थे, सुपोषी और परपोषी। यहाँ पर बात है सुपोषी पोषण की। तो सुपोषी पोषण में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बताई थी कि हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं बना, तो यही था आपका सुपोषी पोषण। तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, परिस्थिति बतानी है और उनके अंतिम उत्पाद बताने हैं कि अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद समझते हो कि पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो अंतिम उत्पाद हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। इनके अंतिम उत्पाद सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स, जल व ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर से एक बार सुन ले क्वेश्चन को। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल हैं। इनके अंतिम उत्पाद सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स, जल व ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में बताइए। सुपोषी पोषण क्या है और इसको एक एग्जाम्पल भी देना है कि सुपोषी पोषण कौन करता है। तो लिखेंगे कि जब जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं संश्लेषित करते हैं तो क्या कहलाते हैं, सुपोषी कहलाते हैं, तथा ऐसे पोषण की क्रिया सुपोषी पोषण कहलाती है। और ये क्रिया करता कौन है, पादप और जीवाणु। पौधे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सब कैसा पोषण करते हैं, सुपोषी पोषण करते हैं। क्वेश्चन लिखें, आंसर फिर से एक बार सुन लेंगे कि जब जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं संश्लेषित करते हैं या स्वयं बनाते हैं तो ऐसे जीव सुपोषी जीव कहलाते हैं और इस प्रकार का पोषण सुपोषी पोषण कहलाता है। और यह पोषण कौन करता है, पादप और कुछ जीवाणु भी इस प्रकार का पोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन की इसमें परिभाषा देनी है। श्वसन हम लोग करते हैं श्वसन, ठीक है, तो अपने पर ही ले लो कि श्वसन की क्रिया में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है और जल भी उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। ठीक है, तो इसको परिभाषा में देना है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन की हमें परिभाषा देनी है
किस प्रकार से देंगे कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज व ऑक्सीजन होता है। श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज व ऑक्सीजन होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। और समीकरण दे देंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, ग्लूकोज की जगह पर ग्लूकोज का सूत्र लिख देंगे C6H12O6। ऑक्सीजन का सूत्र लिख देंगे O2, एरो तीर का निशान लगाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखेंगे और जल की जगह जल का सूत्र लिखेंगे H2O और ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें पुमंग और जायांग में अंतर बताना है। आपने चैप्टर नेक्स्ट देखा होगा कि जीवन कैसे करते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा कि पुमंग और जायांग जो हैं वो पुष्प के भाग हैं, पुष्प के जननांग हैं। ठीक है, इनमें अंतर बताना है। तो अंतर इस प्रकार से लिखेंगे आप पेपर में कि पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं। पुमंग जो है वो क्या है, पुष्प का, फूल का नर जननांग, जबकि जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, पुमंग पुष्प का फूल का नर जननांग और जायांग फूल का मादा जननांग होता है। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आंसर भी आपके पास होंगे, लेकिन कुछ अच्छे शब्दों में इस प्रकार से लिखोगे। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। क्या परिवार कल्याण हेतु, परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या को सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन व्यतीत करता है। ठीक है, इसको आप और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें इसमें पॉजिटिव सब पॉइंट ही डालने हैं, नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं डालोगे। ठीक, क्योंकि परिवार नियोजन आपको बताना है अच्छा कि किस प्रकार से अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रजनन क्या है? ठीक है, प्रजनन क्या है? तो लिखोगे जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जैसे हम सभी जीवधारी, ठीक है, लैंगिक क्रिया करके अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं और यह प्रक्रिया हमारी प्रजनन कहलाती है। सभी जीवधारी प्रजनन करते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण जो होता है उसके कार्य बताने हैं। तो लिखोगे कि नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। जो मानव जननांग है वो एक्चुअल में वृषण ही होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों में बहुत से तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में
रहते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं, और वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से दूसरा भी आ सकता है कि वृषण जो है वो शरीर के बाहर क्यों होता है। तो वृषण को शरीर के बाहर इसलिए रखा गया है प्रकृति ने कि ताप नियंत्रित करने के लिए। वृषण का ताप शरीर के ताप से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो उसमें शुक्राणु बनेगा वो नष्ट हो सकता है, अधिक ताप में शुक्राणु नष्ट हो जाता है। तो इसमें वृषण के कार्य बताने थे, तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो कि वृषण में शुक्राणु बनता है। आप एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वृषण में शुक्राणु बनता है, नहीं तो आप पूरा यहाँ से लिखेंगे वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति होती। दोनों बातें आप लोग याद रखोगे, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है? बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। निषेचन, ठीक है, तो क्या है? युग्मक मतलब जोड़ा, एक नर व एक मादा। ठीक, युग्मकों के संलग्न को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन। ठीक, इसके मादा जंतु के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन, और इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। कायिक प्रवर्धन की परिभाषा बतानी है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो लिखेंगे पौधों के किसी भी कायिक भाग से, पौधों के किसी भी कायिक भाग से जब इसी अवस्था में जनन हो जाता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। किसी भी भाग से जनन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है तो आप लोग 2-3 अंतर लिख देंगे। तो पहले हम अलैंगिक जनन बता देते हैं और लैंगिक साथ में बताएंगे। अलैंगिक में क्या होता है? एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, एक ही जनक के द्वारा। और लैंगिक में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। तो निषेचन हमने बताया था, निषेचन में क्या होता है? युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मकों मतलब एक नर और एक मादा। ठीक है, तो अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक में निषेचन होता है। अगला पॉइंट इसमें दे देंगे कि नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। अलैंगिक में जो नए जीव होंगे वो जनक के समान ही होंगे, और लैंगिक जनन में संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें क्या होगा? नर और मादा दोनों के भी लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो लिखेंगे इसको, प्रकाश संश्लेषण वह उपचयन क्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। ये तो आप सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपने भोजन का स्वतः ही निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण
कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण क्या है? अब पोषण किसे कहते हैं आपका जीव प्रक्रम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 7 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। पोषण क्या है? तो पोषण को समझने के लिए आप ये समझ, सजीव को कार्य करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जिस प्रकार से हमें प्राप्त होती है वो पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जीवधारी द्वारा भोजन पोषक पदार्थों, वायुमंडल से पोषक पदार्थों या खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना और पचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, अवशोषित भोज्य पदार्थ का स्वांगीकरण और उसे जीवन के अनुरक्षण में प्रयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। इस पर हम विस्तृत में आपको बताएंगे। पोषण विस्तृत में भी आपको 7 नंबर में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक, और सभी क्वेश्चन को आपने अगर नहीं नोट किया कॉपी पर तो क्वेश्चन और आंसर एक साथ लिख लें। हमने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे, लेकिन आपको अब हमने सभी के आंसर भी बताए हैं। उचित आंसर हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर बताए हैं आप ही की बुक से। तो इनको करना है और बहुत अच्छे से आपको पेपर में इसी प्रकार से लिखना भी होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, दीर्घ को लेकर के, जो 7 नंबर में आपका पूछा जाएगा।